चलिए, तो एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे कौन सा पर्सन के बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने लगभग परिचय देख लिया, क्या है कैसा है, इनके विजय अभियानों पर चर्चा कर लिए हैं। अभी जो एक आध दो प्रश्न बनता है कभी कभार, उसको हम देखते हैं आपका कौन सा वाला पार्ट? प्रशासन में। कौन सा आपका? प्रशासन में। ठीक है, तो प्रशासन में कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है? मतलब जो मेन चीज है उसी को हम टॉपिक बना देंगे ताकि सीधा प्रश्न पूछे। कैसे प्रश्न टॉपिक बनाएंगे? जैसे लॉजिक को समझना, ये साम्राज्य जीतना चाह रहा है, समझ में आ रहा है? साम्राज्य को क्या करना चाह रहा है? बढ़ाना चाह रहा है, पूरा भारत विजय करना चाह रहा है। तो भारत का जीतना है और दूसरा किसको रोकना है? मंगोलों को। किसका रोकना है आपका? मंगोलों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आपको बड़ी मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेना की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ेगी ना? बात को समझ लो, फिर आप सारी बातों को समझ जाओगे। तो जब ज्यादा सेना होगा तो उन सेना को संतुष्ट करना भी जरूरी होगा, और उस संतुष्टि कैसे होगी? पैसे से, वेतन से, सैलरी से। तो अगर ये बताओ कि अगर मार्केट में मैं उनको सैलरी कम दूंगा और महंगाई बढ़ा दूंगा भयंकर, तो 1,000 रुपये दिया और बाहर समोसे के रेट है 100 रुपया प्लेट, तो लोग मेरे यहां काम करेंगे? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सेना तो रखना पड़ेगा, सवाल यह है कि इसको रोकना, इसको मोटिवेट करना तो कैसे होगा? तो ऐसा सिस्टम लागू करना पड़ेगा जिससे खुशी खुशी काम करे। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? समझा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सेना में परिवर्तन करेंगे। अभी तक जो चला आ रहा था वो बात अलग था, अभी सेना में क्या करेंगे? परिवर्तन। और मैंने बताया था बलबन ने कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने अर्ज। दीवान ए अर्ज, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज ये विभाग है जिसमें पूरा बदल देगा। कौन बदल देगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहला बात याद रखना, सेना में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति कौन हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा, सबको पैसा देना है। सबको पैसा देना है, और पैसा देना है तो पैसा आना भी चाहिए, आना चाहिए ना? इसलिए राजस्व में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, रेवेन्यू को बढ़ाएगा, रेवेन्यू में इंक्रीज किया। उसके लिए क्या किए अलाउद्दीन खिलजी ने? तो आप जानते हैं किसी भी सरकार का, किसी भी शासक का राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? कर। तो कर दर में क्या करेगा? वृद्धि। ठीक है, टैक्स रेट को इंक्रीज करेगा और अन्य प्रकार के टैक्स ले आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जनता का फेद भी जीतना है। सर्विस अच्छा होना चाहिए। आप किसी को पैसा दे दोगे लेकिन सर्विस नहीं रहेगा तो क्या मतलब, क्या पैसा? तो सर्विस सेवा को बढ़ावा देगा। तो इसीलिए सर्विस को, यानी कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि करेगा। सेवा क्षेत्र में या जन कल्याण को ध्यान में रखेगा, पब्लिक वेलफेयर को। उतना नहीं, ये शब्द यूज मत करो, बस इतना लिखा, सेवा क्षेत्र या, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, नवाचार, इनोवेशन, ऐसा लिखना, तभी टॉपिक समझ आएगा। क्योंकि जन कल्याण नाम जो है तुगलकों में जुड़ जाता है, पब्लिक वेलफेयर वर्क, ठीक है, तो वहां शब्द यूज करेंगे। और लास्ट में याद रखना है, इन सब काम को करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? विभाग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? विभाग बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चार बातों में, चार भाग में हम अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सेना में क्या क्या परिवर्तन किया, क्या था भाई, क्या चेंजेस आया। तो सीधा सीधा पहले नाम याद रखो। सेना में 3 परिवर्तन याद कर लो बेटा, और तीनों ही प्रश्न है ना, याद रखना। कितने परिवर्तन किए हैं? 3 परिवर्तन। सबसे पहला, अपने राजधानी में संगठित रूप से परमानेंट आर्मी या ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अब राजधानी पर्टिकुलर एक ही जगह पर सेना इकट्ठा होगा, इक्तेदारों को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और अभी तक इक्तेदारी व्यवस्था में क्या होता था? खुद का पैसा वो खुद रखते थे। तो यहां पर अब वो क्या करेंगे? छोटी एकता को क्या कर देंगे? समाप्त करेंगे। छोटी एकता को क्या कर देंगे?
समाप्त कर देंगे। और इनमें जो अब होगा, इनमें जो आपका पहले लोग काम करते थे, अब जो सेना रहेगी उस सेना को ये बोलेंगे मैं आपका नगद वेतन दूंगा। मतलब अब इन लोगों को सैलरी मिलना क्या हो गया, शुरू हो गया। सैलरी सिस्टम ला दिया सेना में। तो जैसा जो काम करेगा भाई उसके हिसाब से उनका वेतन डिसाइड होगा, वो सिस्टम गया। ठीक है। और तीसरा ये होता था कि जनरली होता यह था बेटा समझना कि एक जगह 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वाला युद्ध नहीं है। ये जो अभियान देखे हो ना, उत्तर से कहां आना है, सीधा दक्षिण। तो पुराने जमाने में जब आपका संसाधनों की कमी होती थी, चीजें होती थी, उस समय तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा, धीरे धीरे हाथी घोड़े में बैठ के लोग सफर करते थे। कई महीने साल गुजर जाते थे, 2-2 साल का अंतर पड़ रहा है, देख रहे हो, समझ में आ रहे ना। तो होता क्या था कि जनरली जो तुर्क लोग है ना, तुर्क लोग इसलिए फेमस थे क्योंकि घोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध में। किसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे, घोड़ों का, इसीलिए उनकी सेना काफी मजबूत होती थी। तो मान लो एक ठो घोड़ा में बैठ के गए, एक ठो घोड़ा में बैठ के गए और युद्ध करना है, तो घोड़ा थक गया जी, वो कहां युद्ध कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो दूसरा घोड़ा भी रखते थे एक तो साथ में, जिसमें भार नहीं डालते थे। जब वो युद्ध स्तर पर पहुंच जाएंगे तो ये जो जिसमें बैठ के गए हैं वो आराम करेगा, और जो खाली गया है उसमें बैठ के क्या करेंगे, आपका युद्ध करेंगे। तो घोड़ा भी क्या होता था, आपका फुर्तीला होता था। तो इस प्रकार कोई भी जो सेना है, सेना में कोई भी जो सैनिक है वो घोड़ा रखता था, एक घोड़ा या 2 घोड़ा। ज्यादा दूर तक जाना है तो 2 घोड़ा, पास में जाना है तो 1 घोड़ा से काम चलता था। लेकिन कभी कभी ना इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार आ गया, करप्शन आ गया। कैसे? अलाउद्दीन खिलजी हमारे युद्ध कमजोर ना हो, हम कमजोर ना पड़े, इसलिए एकदम बड़े बड़े हाइब्रिड के घोड़े मंगवाते थे, एकदम मजबूत हट्टा कट्टा, और सेना में दे देते थे कि भाई जाओ, दे, युद्ध जरूरी है, हमारा भाई घोड़ा अच्छा रहेगा तभी तो जीतोगे। लेकिन जब ये लोग घोड़े वापस लाते थे ना, तो घोड़ा एकदम मरा खूटा टाइप का दिखता था, गया था एकदम हष्ट पुष्ट, और ऐसा लगता था ये ससुर इतना कमजोर हो गया, हाँ, युद्ध लड़ के। तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे उच्च उच्च किस्म के घोड़े गायब हो रहे थे, लाते थे उच्च किस्म के, पर जब वापस आते थे सेना युद्ध लड़के तो घोड़ा बदल जाया रहता था, मतलब भ्रष्टाचार बन गया। तो इसी चीज को रोकने के लिए इन्होंने एक सिस्टम लाया जिसे कहा जाता है दाग एवं हुलिया प्रथा। क्या कहते हैं आपका, दाग एवं हुलिया प्रथा। ये दाग एवं हुलिया प्रथा कौन ला रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। कैसे है ये, कैसे काम करता है? तो अब जो घोड़ा ले जाएगा, जो भी व्यक्ति घोड़ा ले जाएगा, उसका पूरा हुलिया, मतलब उसका पूरा बायोडाटा लिखा जाएगा। ये इतना कद का आदमी है, इसके बाएं कान के साइड एक ठो तिल है, फलाना फलाना नाम है, पूरा बायोडाटा लिखेंगे। और जहां बायोडाटा लिखेंगे, मान ले यहां पर लिखा, तो ये घोड़ा ले जा रहे हैं 5 नंबर का, और ये घोड़ा ले जा रहे हैं कितने नंबर का, 6 नंबर का, मान लो ऐसे लिख दिए। और यही 5 नंबर और 6 नंबर का राज्य का मुहर घोड़े पे दाग देते थे, सील कर देते थे। जब आते थे तो नंबर को मिलाते थे, हाँ ये 5 और 6 नंबर वाला कौन ले गया था, हाँ ये ले गया था, लाया भी वही, राज्य की सील लगती थी। उसी को घोड़े को हुलिया देखकर घोड़े को दागने की प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा, ये अकबर तक चलेगा। अकबर भी पूरा भी यही चलेगा। भ्रष्टाचार रोकने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं था उस समय, ये कंटिन्यू चलेगा। हाँ इसमें परिवर्तन आएगा पर चलेंगे। और इन्होंने एक व्यक्ति को केवल 2 घोड़े और 1 घोड़े ही देते थे। तो जब किसी सैनिक को 1 घोड़ा देते थे, तब उसको 1 घोड़ा जब देते थे तो उनको कहते थे 1 अस्पा। इनको क्या मिला है, 1 अस्पा। और जब घोड़े 2 देते थे, मतलब दूर तक जाना है, तो 2 घोड़े देने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे, आपका द्वि अस्पा। क्या आपका द्वि अस्पा। ये आपका कंटिन्यू 1 अस्पा और 2 अस्पा ही चलेगा। समझ में आ रहा है? जब जहांगीर आएगा तब इसको कन्वर्ट करेंगे मुगल बादशाह लोग कि अब 2 घोड़े अभी कम पड़ रहा है, तो हमको कितने घोड़े देने चाहिए, 3 घोड़े देने चाहिए, तब वो सिंह अस्पा हो जाएगा। अभी पूरा 1 अस्पा और 2 अस्पा में काम करेगा। और इसके हिसाब से उनका वेतन तय होगा बेटा, कि जो 1 घोड़ा ले जा रहा है मतलब वो पास में जा रहा है, तो उनका वेतन कम, लगभग 275 टंका उनका के आसपास रहेगा। ये दूर जा रहा है तो इनका वेतन क्या होगा, ज्यादा। ऐसे वेतन तय होता है। तो आपको याद रखना है कि सेना विभाग दीवाने अर्ज में 3 परिवर्तन हो रहा है। पहला स्थायी सेना,
दूसरा, छोटी एकता को समाप्त करके क्या कर रहे हैं, नगद वेतन और दाग एवं हुलिया प्रथा ला रहे हैं, जिसमें एक अस्पा और दो अस्पा का क्या कर रहे हैं, सिस्टम फिट किए हुए हैं। ये तीन बात एकदम जुबान पे डाल लो। ठीक, ये हो गया किसमें, सेना में। राजस्व में परिवर्तन, तो राजस्व में मतलब होता किसमें आप कब बढ़ाएंगे, कर में। तो सबसे याद रखना, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा, ठीक है, इस पॉइंट को मैं उधर बता दूंगा बेटा, यहां पर लिख रहा हूं ना, आप लोग इसे नीचे में लिखते जाना, आप लोग के पास जगह होगा नीचे लिखना। सबसे ज्यादा कर लगाने वाला यही व्यक्ति है। इनको पैसा चाहिए था जी, मेन पैसा, तो सबसे ज्यादा कर लगाया है। और इन्होंने जो आपका भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये सीधा सीधा 50% चाहिए, 50%। पूरे भारतीय इतिहास में कोई 1/6, 1/3 लगाता है, 1/2 लगा दिया। जितना आपका उत्पादन है उसका 50% चाहिए मेरे को, 50% टैक्स। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं 1/2। क्लियर है। इसके अलावा, ठीक, इसके अलावा चराई कर, बहुत सारा कर लगा है ना, ग्रेजिंग टैक्स, हाउसिंग टैक्स, घराई कर, ठीक, कई टैक्स, खूम सूम जजिया वजिया जो भी लेना है वो ले रहा है। इसके अलावा नया नया देखो, चराई कर, 2 ठो नया कर लगा रहा है, एक आपका 2 नया कर और इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि अगर कोई पशु दूध देती है तो उसका भी टैक्स लगेगा, क्योंकि वो खा रही है तभी क्या दे रही है, दूध, और दूध का फायदा तुमको हो रहा है ना, तो उसका क्या दोगे मेरे को, टैक्स। सोच रहे हो, खतरनाक टाइप का आदमी। और घराई कर, फोकट में थोड़ी रह रहे हो, मेरे सीमा में रह रहे हो, मेरे सुरक्षा में रह रहे हो, तो उसके बदले क्या लगेगा, हाउसिंग टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स और हाउसिंग टैक्स। तो ये 2 नए कर, सब कर तो लगा रहा है, लेकिन 2 नए कर लगाने वाला भी व्यक्ति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसी पूछेगा, लगा सब रहा है नॉर्मल कर, उसमें नहीं पूछेगा, इसी पूछेगा। इसके अलावा एक और होता था पैसे का, वो है जिसको कहते थे खुम्स। क्या कहते थे, खुम्स। तो खुम्स में भी क्या किया है, परिवर्तन। क्या किया है आपका, परिवर्तन। अभी खुम्स क्या है सर, तो ये भी सुन लो, खुम्स क्या है। खुम्स मतलब ये होता था, घराई कर मतलब बेटा घर में रहने के बदले देने वाला टैक्स। हाउस, घर में रहने, घर आई मतलब घर में, घर टैक्स, हाउस टैक्स। तो खुम्स क्या होता था बेटा, देखो जैसे होता यह था कि आप सेना को उसके कार्यों के बदले पैसा दे रहे हो, अभियान के पहले पैसा दे रहे हो, लेकिन रास्ते में कभी कभी कहीं पर लूटपाट कर लेते थे, सेना की दम पर कहीं पर लूटपाट किए, बहुत पैसा मिल गया। तो खुम्स ये होता था कि क्योंकि लूटपाट करने में उनका उनका अलग से वेतन, अलग से सैलरी सेना को पे नहीं होता था, उस लूटपाट करने का पैसा सेना को नहीं मिलता था। तो उसमें क्या होते थे, खुम्स का मतलब पहले ये जानो, खुम्स का अर्थ है लूटा हुआ पैसा, लूटा हुआ धन या पैसा, इसको क्या बोलते हैं, खुम्स। और कैसे होता था, अगर आप इसको पहले देखोगे, पहले यानी अलाउद्दीन खिलजी के पहले, तो पहले क्या होता था, पहले ये 2 भागों में बढ़ता था। एक पार्ट मिलता था सुल्तान को और एक पार्ट मिलता था किसको, सेना को। ये 2 पार्ट में बढ़ता था पैसा, क्योंकि इसमें तो आप सैलरी दोगे नहीं, तो भाई चूंकि मेरे नेतृत्व क्यों, मुझको भी तो थोड़ा पैसा दो, राजा के नाम से हुआ है। तो सुल्तान को 100 रुपया में यानी 100% में कितना, 20% केवल सुल्तान को मिलता था, और 80% किसको मिलता था, सेना को पूरा मिलता था। 20% बस, 100 रुपया अगर लूटे हैं तो 20 रुपया सुल्तान को, 80 रुपया सेना को। लेकिन ये पहले होता था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया, बोले रे उल्टा करो इसको, 80% सुल्तान का और 20% किसका, सेना। एकदम से बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा क्यों करता है, इस बात को भी समझो। अलाउद्दीन खिलजी का एक ही मानना है कि जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतना वो दूसरे लोगों को मिसगाइड करेगा। जिसके पास पैसा आ गया वो मेरे पास काम क्यों करेगा, समझो ना। अगर ये अमीर हो गया तो मेरे पास काम क्यों करेगा, तो ये काम मेरे पास करे इसलिए इसकी आवश्यकता के अनुसार पैसा देना। भारी माइंडेड आदमी था जी, पूरा सिस्टम सेट कर दिया।
तो अब देखो, अब आपको लगेगा सर इनको पैसा भी मान लो कम मिलता है, सेना को भी 20 रुपया मिलता है, तो क्यों काम कर रहे हैं? ये देखो, सर्विस ऐसा देगा कि वो चाह कर भी छोड़ नहीं पाएगा, ऐसा सर्विस देगा। ठीक, कैसा सर्विस देगा? अभी बढ़ेंगे, बाजार नियंत्रण कैसे करेगा, यहां तक पहले समझो। तो ये हो गया राजस्व से संबंधित बात, जहां से क्वेश्चन बनेगा। इसी में एक पॉइंट और याद रखना, दो अधिकारी को याद रखना, कम से कम दो अधिकारियों का नाम याद रखना जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अधिकारी का नाम है दीवाने मुख्तराज, दीवाने मुख्तराज एक, ठीक है आपका। और एक अधिकारी का नाम याद रखना है मसाहत, क्या है आपका? मसाहत। ये दो अधिकारी का काम पूछता है एग्जाम में। मसाहत कौन थे? ठीक है, दीवाने मुख्तराज। तो दीवाने मुख्तराज मतलब कर कलेक्ट करने वाला, कर संग्रह करने वाला अधिकारी क्या कहलाएगा? दीवाने मुख्तराज। कर इकट्ठा, टैक्स कलेक्ट करने वाला, उसको क्या कहते थे? दीवाने मुख्तराज। और जो भूमि का मापन करेगा, नाप करेगा, मापन कितना भूमि है, क्या है, तो भूमि का मापन करने वाला, लैंड मेजरमेंट, भूमि का मापन करने वाला क्या कहलाएगा? मसाहत। क्या कहलाएगा? मसाहत। समझ में आ रहा है ये? तो दो अधिकारी इसी से जुड़े रहेगा, राजस्व से। भूमि का मापन करने वाला कौन? मसाहत। दीवाने मुख्तराज कौन? कर संग्रह करने वाला। इस प्रकार उन्होंने लोगों को नियंत्रित करने के लिए और राज्य के आय को बढ़ाने के लिए इन्होंने मनमाने टैक्स लगाया, दो ठो नया टैक्स लगाया, खून के रेट में भी क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। कौन किया ये सब काम? अलाउद्दीन खिलजी। तो वही बताया ना, एक ठो बस अब चाहो ना, मैं बोला अभी ट्रिक मैं एकदम यूज नहीं कर रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा। जला हुआ आलू से इतना बन गया था। देखो पूरा बनता है ना बेटा, आलू को कैसा खरीदो? कैसा आलू? जो स्थायी हो। ये आलू को कैसा खरीदना है? नगद खरीदना है, ऐसे आपको बताना है। और उस आलू में क्या लगा हुआ था? दाग। पूरा बनेगा आलू से, ठीक है। सब चीज इसी से बनेगा, सब चीज बताऊंगा कैसे कैसे काम करेगा। आलू कहां मिलेगा? बाजार में, तो अभी बाजार नियंत्रण आएगा। समझ में आ रहा है? पूरा एक आलू से आप अलाउद्दीन खिलजी को क्या बना सकते हैं? याद कर सकते हैं। आलू नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो सर्विस सेक्टर में क्या इनका योगदान है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप उसी के नीचे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? तो अब समझो, सेवा क्षेत्र में दो बात को याद रखो, ठीक है। दो बात को, तीन बात को, चार बात को, पांच बात को, ठीक है। चलिए, सेवा में सबसे पहला याद रखना है बाजार नियंत्रण। मार्केट को कंट्रोल करने वाला प्रथम सुल्तान है कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल कर रहा है। तो मार्केट कंट्रोल कैसे करता था बेटा? देखिए, मार्केट कंट्रोल मतलब इन्होंने कहा कि मेरे साम्राज्य, मेरे क्षेत्र में बिकने वाला सामान का प्राइस मैं तय करूंगा, क्यों, कितना में क्या मिलेगा। ये व्यापारी तय नहीं करेगा, व्यापारी तय नहीं करेगा भाई, मैं तय करूंगा। टमाटर 10 रुपए किलो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये मैं तय करूंगा, मैं जितना बोलूंगा उतना बिकेगा। तो ये कैसे, ये क्यों हो रहा है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अलाउद्दीन खिलजी को? तो राज्य में पैसा कम है, मान लो पैसा नहीं आया इस साल, तो क्या सेना को उतना पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो मान लो, समझना, सेना को मान लो 100 रुपया देते थे। कितना रुपया? 100 रुपया इनका वेतन है, सैलरी है, और एकदम खुश है। और इसलिए मान लो मैं टमाटर के अरे ये सब लिखना मत, लिख मत देना बेटा, टमाटर ऐसा मैं एग्जांपल देख समझ। टमाटर मान लो कितना रुपया किलो है आपका? 20 रुपए, एग्जांपल से समझा रहा हूं, महंगाई है फिर भी ठीक है। तो टमाटर 20 रुपए में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खुश है। 100 रुपया क्या हो गया है? वेतन हो गया है। अब ये बताओ, ये टमाटर का जो पैसा है ये व्यापारी को जाता है? जाता है ना। व्यापारी जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उसका टैक्स किसको मिलेगा? सुल्तान को ही मिलना है भाई। कुल मिलकर पैसा आएगा तो सरकार के पास ही ना। तो अब क्या करते थे, मान लो जिस साल पैसा कम आया तो वेतन, बोले भाई इस साल तुम लोगों का वेतन थोड़ा कम कर देते हैं। कम कर दिए तो कितना बोले? 50 रुपया मिलेगा भाई, 50%, सीधा
₹50 दूंगा रे भाई इस साल में। तो बोलेंगे मालिक ₹50 में तो ₹20 का टमाटर ही हो गया, 100 देते थे तो कम से कम समझ में भी आता था, काहे टेंशन ले रहे हो? हाँ, मूल्य गिराना मेरे ऊपर है। आज से टमाटर मेरे साम्राज्य में कितना में बिकेगा? 10। खुश, 50 में भी खुश। कितना हो गया टमाटर? 10। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, समझ में आ रहा है? कोई विद्रोह नहीं सेना के मन में, और गिरा दे और मन, ₹25 दूंगा इस महीना। मालिक बोलेंगे तो हाँ कोई नहीं, ₹5 है, ₹5 टमाटर, ₹5। ये मार्केट कंट्रोल कर दिया ₹25 में भी से। क्यों? क्योंकि वो पैसे का खर्चा ही उतना हो रहा है, सारे सामान का दाम गिरा देते थे। ठीक है, और इतना ही नहीं बेटा, बाजार नियंत्रण का मतलब क्या क्या नियंत्रण है ये समझो। बाजार नियंत्रण का मतलब है मूल्य पर नियंत्रण है। किस पर? मूल्य, प्राइस कंट्रोल, एवं ठीक है वस्तु की गुणवत्ता पर नियंत्रण। मतलब ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, लालची नहीं था, बोलते थे अगर गलत सलत सामान बेच के तो दिखा। मतलब व्यापारी, उनको पता है मूल्य मेरे हाथ में, ये ससुरे धांधली कर सकता है। तो वस्तु की गुणवत्ता, ठीक है, वस्तु की क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? अरे लिख लो क्वांटिटी, ठीक है, वस्तु की क्वांटिटी, संख्या, यानी कितना उस वस्तु है, कितना वो दे रहा है, उसको आपका कंट्रोल करते थे। अब इसमें कैसे? वो आदमी गुप्तचर रखते थे, गुप्तचर। अगर 1 किलो तुम लोग शक्कर खरीदने गए और मान लो वो लालच में आपको मात्र कितना दे दिया? 800 ग्राम। कितना दिया? 8। कितना ग्राम कम है? 200 ग्राम कम है 1 केजी में। और ये बात किसको पता चल गई? सुल्तान को। तो जिस व्यापारी ने ये काम किया है वो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, तौल रहे तो तुम्हारे शक्कर को रख, कांटा कितना बैठाया? 78। ये तो भी कम है, एक काम कर, सैनिक को आदेश देगा, उस व्यापारी के शरीर से 200 ग्राम चमड़ी निकाल। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसी बाजार व्यवस्था तो आदमी हाथ कांपता तौलते तौलते। अरे झुका के दे भाई, कम नहीं होना चाहिए, झुका के दे, काटा इससे सीधा सीधा जितना कम होता था उतना उसके शरीर का गोश्त निकालते थे अलाउद्दीन, जब तौलवाते थे। तौल, आदमी कांपता था। बाजार नियंत्रण, कठोर नियंत्रण प्रणाली। कोई आदमी भ्रष्टाचार, बेटा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ये भ्रष्टाचार पसंद नहीं करता था। भ्रष्टाचार मतलब सीधा सीधा इनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तो वस्तु के मूल्य पर क्या किया? नियंत्रण तो कर रहा है, लेकिन मूल्य गिराने से ऐसा नहीं है कि उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में आपका दिक्कत हो, उस चीज को भी वो क्या करते थे? मेंटेन करते थे। ये सेवा क्षेत्र का पहला काम। समझ में आ रहा है? इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, प्रत्येक सामानों की, प्रत्येक सामानों के लिए बाजार व्यवस्था की थी, या बाजार में सभी चीजों की व्यवस्था। कैसे? ऐसा बाजार भी बनाया था जहां पूरा अनाज ही अनाज मिले। जो व्यक्ति पशुओं की खरीदी बिक्री कर सकता है, मतलब किसके लिए? जिसको आप गल्ला बाजार नहीं बोलते हो, अनाज का जी गल्ला बाजार बना दिया था। अगर आप देखोगे तो पशुओं के लिए अलग से पशुओं की खरीदी बिक्री, पशुओं की बाजार आपका बना दिए थे पशुओं के लिए। ठीक, अलग से आप देखोगे कपड़ा, जैसे आपका रायपुर में पंडरी वगैरह है, गोल बाजार वगैरह रहते हैं, उस टाइप का आपका क्या बना दिए थे? कपड़ा मार्केट बना दिए थे। आपका जितने भी आपका फैशन, जिसको मीना बाजार कहते हैं, उनके लिए अलग से, जिसको टिकली, फुंदरी, लिपस्टिक ये सब लेना है, समझ में आ रहा है? फैशन की सामग्री के लिए अलग से क्या बनाएंगे आपका? अलग, मतलब सब बटा रहेगा, सेपरेट, सभी सुविधाएं देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नाराज नहीं होगा कि आज मुझे लिपस्टिक नहीं मिली, आज काजल नहीं मिला, ऐसा नहीं, सबके लिए व्यवस्था है ना। क्या चीज? अरे वो प्रतिबंध लगवा दिए उस पर, ठीक है, नशा वशा नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए बाजार नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्रत्येक सामानों के लिए सर्विस दे रहा है, मतलब सर्विस आप देखिए ना कितना जबरदस्त मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा सोचो तो, जो व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, या जो एक ही जगह पर लिया जा रहा है,
उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम भी लागू कर दे गरीब लोगों के लिए। ठीक है, पीडीएस सिस्टम लागू करने वाला, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला भारतीय इतिहास का प्रथम सुल्तान। किसी गरीब व्यक्ति को अगर कोई सर्विस नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए अलग से, जैसे 1 रुपया में चावल, निःशुल्क चावल वाला सिस्टम, आओ उनका अलग से बनेगा, कार्ड बनेगा और वो जाकर अपने कम मूल्य में भी क्या कर सकता है, सामान खरीद सकता। चिन्हित करते थे कौन गरीब है कौन, चुन कर। इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ ना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, एकदम जिनको जरूरत है उसी को मिलेगा। समझ मारे। और इसके अलावा देखिए सेवा क्षेत्र में इन्होंने आपका आपातकाल के लिए, इनको पता था कि भाई आपातकाल तो पूछ कर आता नहीं है, इमरजेंसी बताकर आता है क्या, नहीं, तो आपातकाल के लिए बड़े बड़े गोदाम की स्थापना की थी, बड़े बड़े गोडाउन बनाया था ताकि किसी भी प्रकार की भुखमरी या राशन की किसी भी प्रकार की कमी ना हो सके। यह है इनका सर्विस। 10 साल रहे हैं, पूरा भारत जीत दिए, मंगोल आक्रमण कर दिए, खूब पैसे इकट्ठा किए, सर्विस प्रोवाइड, वो सिस्टम संभाल के रखे थे। ठीक है, और इन सबको मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों को विभाग दे दिए थे, सब विभाग की जिम्मेदारी। अधिकारियों को एकदम, गलती होगा बेटा तुम पहले पकड़ाओगे, बात का बात है, जो होगा देखा जाएगा। तो विभाग बनाए, कुछ कुछ विभागों के ऐसी नाम जानिए। ठीक है, यहां पर जैसे आपका विभाग, तो विभाग देखिए दीवाने रियासत, बड़ा विभाग था, क्या था, दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत एक याद रखो, बड़ा विभाग था। ठीक है, बाजार व्यवस्था थी, यहां एंट्री होती थी, जो भी व्यापारी है एंट्री करवाते थे, नाम एंट्री करवाते थे, उनको प्राइस लिस्ट मिलता था, बिना यहाँ लाइसेंस देता है, आप यहां सामान बेच पाएंगे कि नहीं, इसका लाइसेंस यही देगा, लाइसेंस में होगा उसका एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद उसको लिस्ट दिया जाएगा, ये देख ले भाई ये मूल्य पर बेचना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं बेच सकते, और उसके हिसाब से फिर सामान क्या होता था, बिक्री होता था। ठीक है, अधिकारी जो इनके प्रमुख अधिकारी जो प्रमुख होते थे उसे कहते थे सदर ए रियासत। क्या बोलेंगे आपका, सदर ए रियासत, ये अधिकारी है। ठीक है, सदर ए रियासत, दीवाने रियासत, अधिकारी कौन हो गया, सदर रियासत। इसके अलावा जैसे गुप्तचर डिपार्टमेंट मैंने बताया था वो कंटिन्यू है बलबन का। बरीद ए क्या हो गया आपका, मुमालिक, क्या हो गया आपका, मुमालिक, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर। सहना ए मंडी, ये भी बाजार व्यवस्था को देखता था, सहना ए मंडी, बाजार को भी ये भी नियंत्रित करता था, बाजार के लिए सहना ए मंडी का अधिकारी होता था, सहना, क्या बोलते थे, सहना। इसके बाद आप देखिए सर ए अदल, सर ए क्या होता था, अदल। ठीक है, ये आपका कपड़ा मार्केट को पूरा मेंटेन करता था, ये अधिकारी, कपड़ा मार्केट को मेंटेन करने वाला विभाग। ठीक है, कपड़ा मार्केट के लिए सर ए अदल, सहना ए मंडी, बरीद ए मुमालिक, दीवाने रियासत। ये सब विभाग कौन बनाए पूछेगा ना, काम बाद में पूछेगा, पहले इन विभागों की स्थापना किसने की है पूछेगा, तो कौन मार के आओगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो याद रखना दीवाने रियासत, बरीद ए मुमालिक, सहना ए मंडी, सर ए अदल। ठीक है, इसके अलावा गल्ला बाजार के लिए अलग, पशु बाजार के लिए अलग, सब होते थे। ये आपको लगे 4 ठोक एकदम याद रखना है, 4। ये 4 कौन लाया है, आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय का प्रमुख विभागीय तंत्र है, और इनके माध्यम से ही, चूंकि शक्ति का संपूर्ण केंद्र सुल्तान में था, बाकी निर्णय वो स्वयं लेते थे, और जितने भी अधिकारी है बीच का कोई मीडिएटर नहीं रखता था, ये सब सीधा सुल्तान के प्रति उत्तरदायी है, जो भी बात होगी सीधा किसको बताएंगे, सुल्तान। वो मीडिएटर का बात सुनते नहीं थे, मैं अपनी आंखों से, वही बोला ना, कोई आ गया उनकी याचिका दर्ज, सीधा जाएंगे उसके साथ बाजार, चल तुरे बाजार, खुद जाएंगे, अपनी आंख के सामने तौलाएंगे, अपनी आंख के सामने काटवा के निकाल देंगे, कहानी खत्म, सीधा न्याय हो गया, टेंशन चलो घर, ऐसा वाला, वो बीच का कोई मेंडेटर नहीं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन को बहुत ही तारीफ और कड़ा प्रशासन की, मतलब ऐसी प्रशासन की जरूरत है। ठीक है, मतलब ऐसी प्रशासन बेटा, आधा बाही हल्के रंग के कपड़े, वही है ये, अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन। अगर आप आधे हल्के रंग के बाही वाला कपड़ा नहीं पहन के पहुंचे तो आप कैसो भी कर लो, आपको एग्जाम में सेंटर में जाने नहीं देंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित है व्यापम विभाग। ठीक है, तो ये भाई याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब उसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई बेटा। इनको असाइटिस था, ठीक है, पेट की बीमारी थी जैसे अकबर को था, ठीक है, और इसके हिसाब से ये मारे गए, ज्यादा ले लेते थे समय से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनके बाद पूरी जिम्मेदारी किस पर आ गई? मलिक काफूर के ऊपर, ठीक है, मलिक काफूर के ऊपर। और मलिक काफूर भी थोड़ा महत्वाकांक्षी हो गए थे, ऐसा बोलते हैं, थोड़ा सा एम्बिशियस, मतलब महत्वाकांक्षी हो गए थे। और मलिक काफूर चूंकि मजबूर थे, गुलाम थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं अगर सुल्तान बन जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन के पुत्र, अलाउद्दीन के पुत्र उमर को सुल्तान घोषित किया। किसको? उमर को क्या किया? सुल्तान घोषित किया। और सुल्तान घोषित करने के बाद स्वयं हस्तक्षेप करके शासन करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो बच्चा था बेचारा, लेकिन जनता ने, जनता एवं षड्यंत्र ने, जनता एवं अमीरों ने षड्यंत्र करके, ठीक है, षड्यंत्र करके काफूर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? काफूर की हत्या कर दी। अब उनको हत्या किए मतलब उमर भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, काफूर की हत्या कर दी। अब उमर का तो बच्चा ही था। और इसके बाद जो अगला सुल्तान बने उनका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। और एक का नाम है खुसरो शाह। एक का नाम क्या है? खुसरो शाह। एक का नाम है मुबारक शाह और एक का नाम है खुसरो शाह। दोनों ही खिलजी के जस्ट उल्टा थे बेटा। दोनों ही क्या थे? अयोग्य शासक। बस बातें बड़ी, ठीक है, काम कुछ नहीं। खिलजी के पूरे कड़क प्रशासन को तहस नहस कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। कैसे? एक तरफ खिलजी जहां कड़ा नियंत्रण किए थे, इन लोग वापस कर दिए सबकी भूमि, पैसा वापस, जितना खिलजी लिए थे सब वापस, अपने और आदमी खींचने के लिए, अच्छा बनने के लिए। पूरा खिलजी प्रशासन को उल्टा ना, जहां खिलजी जितना रस्सी को कसा था उन्होंने उतना छोड़ भी दिया और ढीला कर दिया, और ढीला कर दो, ऐसा। तो इसलिए दोनों बर्बाद हुए। लेकिन इनकी बातें आप सुनोगे ना तो बहुत खतरनाक खतरनाक है। कैसे? सुनो तो। ये मुबारक शाह इतना खतरनाक व्यक्ति था जो उपाधि ले लिया, टाइटल, समझ में आ रहा है? और क्या उपाधि लिया? तो इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। बड़े वाले, और स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? मुबारक। खलीफा मतलब जान रहे हो कौन होता है? ये स्वयं को मैं खलीफा हूं बोलता है। ये कौन? मुबारक शाह। खतरनाक है। उससे भी बड़े वाला ये खुसरो शाह। ये तो छोड़ो, बाद में बताऊंगा। कपड़े भी नहीं पहनता था ससुरे, दरबार में आता था तो, ठीक है, महिला को कपड़े पहन के भागता था, ये इधर उधर मजा लेता था, घूमता था, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो खुसरो शाह इनका भी उपाधि है, टाइटल है। और उपाधि क्या है? तो ये स्वयं को क्या, एक खलीफा, ये तो बड़ा वाला था, ये उससे भी बड़ा वाला, देखो, पैगंबर का मैं सेनापति हूं बोलता था। ऐसी खिलजी साम्राज्य क्या हो गया? डूब गया, ठीक। और इस खुसरो शाह के समय, इस खुसरो शाह के समय आप देखोगे तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है दीपालपुर। क्या नाम है? दीपालपुर। इस दीपालपुर में एक जाने माने व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। खुसरो शाह के समय गाजी मलिक दीपालपुर का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? दीपालपुर का गवर्नर था। और दिल्ली में कौन है? खुसरो शाह। दिल्ली में कौन है? खुसरो शाह। और खुसरो शाह के अधीन, खुसरो शाह के अधीन गाजी मलिक का पुत्र, यानी कि गाजी मलिक का बेटा काम करता था। गाजी मलिक का पुत्र जिसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां, इसके अंडर काम करता था। गाजी मलिक यहां गवर्नर था, अपने बेटे को खुसरो शाह के अधीन लगवाया था काम में। देखा इसकी स्थिति, ये तो आधा महिला है कि पुरुष से समझ में नहीं आ रहा है हरकत देख के। और इसीलिए दोनों बाप बेटों ने क्या बनाया?
प्लान बनाया, इसको निपटाते हैं और अपन बैठते हैं, क्योंकि पूरा उस समय गाजी मलिक काफी पावरफुल हो गया था, मंगोलों का हालत खराब करके रखा था अकेले अपने दम पर, मतलब पूरा दीवार बना दिए थी ये दीवार। और ये अपने अलाउद्दीन खिलजी के समय से काम करते आ रहे हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों के आक्रमण को रोकने में गाजी मलिक की बहुत बड़ी भूमिका थी, उस समय से काफी ये ट्रेन हो गए। और दोनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? खुसरो शाह की हत्या कर दी। और इस प्रकार खुसरो शाह के साथ साथ, हालांकि कई इतिहासकार मुबारक शाह से ही खिलजी वंश की समाप्ति मान देते हैं, क्यों? इसको मानते ही नहीं, समझ में आ रहा है? कई बुक में देखोगे मुबारक शाह अंतिम शासक लिखा रहेगा, पर गया यहां तक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, दोनों बता देता हूं। और गाजी मलिक और दोनों ने, कौन कौन? जौना खां और गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी और दोनों ने मिलकर एक नया वंश की स्थापना की, और उसे ही क्या कहा जाता है? तुगलक वंश। अब यहां से शुरू होगा तुगलक वंश की कहानी। डिपार्टमेंट वाला एक बार और समझा दीजिए, मेरे को थोड़ा डाउट था। डिपार्टमेंट और अधिकारी एक साथ लिख दियो बेटा, इसलिए दिक्कत है। दीवार ये सब याद रखो, इतना बस। बरीद ममालिक हम पहले ही पढ़ते आए हैं, यानी गुप्तचर स्पाई डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। सबको एक साथ अलग अलग ना मैं क्लासिफाइड नहीं किया हूं, क्योंकि काम का नहीं, बस आपको पूछेगा दीवाने रियासत किसके समय था? बरीद ममालिक, तो बरीद ममालिक बलबन से लेकर अब कंटिन्यू चलेगा, अकबर के समय तक पूरा चलेगा, ये हमेशा गुप्तचर की आवश्यकता तो हमेशा पड़ेगी। सहनाए मंडी, सरे अदल, ये सब किसके समय के डिपार्टमेंट है पूछेगा, तो बस आपको अलाउद्दीन खिलजी मारना है और कुछ नहीं करना है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहां से अपन बढ़ेंगे कौन सा? और आपका तुगलक वंश। समझ में आया जी? हाँ, योद्धाओं, हाँ, पीएससी, हाँ, यस सर। देवव्रत, यस सर। कैसे यार, तो कुछ बोलता ही नहीं है? कुछ और हाँ, कुछ बात है तो बता। बाकी लोग कपिल, ललिता, श्रेया, प्रियंका, हर्षिता, कृष्णा। यस सर, आ रहा है। ठीक, जिसका भी नाम अगर नहीं लियो हो बेटा तो ऐसा मत सोचा करो, ठीक है। हाँ, कभी कभी फिर ऐसा, सर हम लोग का नाम भी नहीं लेते रहे, ऐसा सब से प्रेम है जी, ऐसा कुछ नहीं, सब मेरे लिए बराबर हो, ठीक है। हाँ, जिनसे थोड़ा ऐसा छेड़खानी करना रहता है, देवव्रत ज्यादा छेड़ता हूं मैं, मजा आता है उसको छेड़ने में, ठीक है। चलिए, तुगलक वंश से में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है? आप सभी जानते हैं, जिसको मैं बता चुका हूं, सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, ठीक है, सबसे लंबे समय तक क्या है? शासन करने वाला वंश है। ये पहले आता था जी, ठीक है, अब बंद हो गया है। अब व्यापम कहां चला गया आप जान रहे हो, क्रम जमाइए। हाँ, क्रम जमाइए, कौन पहला था कौन बाद में, ससुरे, ठीक। अब देखिए, चलिए जमा देते हैं क्रम, ठीक। तुगलक वंश के बारे में याद रखना बेटा, काम का तो नहीं, फिर भी जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है व्यापम को देख के। इस पूरे वंश में कुल सुल्तान हुए हैं 8। कितने हुए हैं? 8। मान लो भूलो भटके पूछ दिया तब 8, ठीक। 8 में शुरू के टॉप को जानो, शुरू के टॉप का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। इसको तो आप जानते ही होंगे, जानते हो कि नहीं? शॉर्ट में इसे बोलते हैं GST, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद इनका बेटा आएगा, कौन आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कौन आएगा? तुगलक। शॉर्ट में क्या याद रखोगे? MBT। क्या याद रखोगे? MBT। और तीसरा, इनके बाद इनके चाचा का लड़का है ये, फिरोज शाह तुगलक। सगे भाई नहीं है ये,
चचेरा भाई है, लेकिन ये दोनों भाई है। कौन आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट में आठों को ना जानकर किसको जानो? अंतिम को, क्योंकि अंतिम पूछा है व्यापम ने, और अंतिम का नाम है नासरुद्दीन महमूद तुगलक। देखो, नासरुद्दीन नाम से परेशान मत होना बेटा, ठीक है? कई जगह मोहम्मद तुगलक, कई जगह महमूद तुगलक लिखा रहेगा, एक साथ नाम रहेगा नासरुद्दीन तुगलक। तो NMT याद रखोगे, NMT, नासरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक है। अब इसमें से प्रश्न क्या है? तो खिलजी वंश की स्थापना कौन कौन दो लोग किए थे? गाजी मलिक और जौना खां। अरे बताया था ना अभी, तो ये भी जानो, यही है कौन? गाजी मलिक। देख रहे हो, गंगाधर ही कौन है? शक्तिमान। ये जानना चाहिए आपको। यही है दीपालपुर का, जो टाइटल लेगा बाद में, गाजी मलिक यही है। और इसका बेटा बोला था, तो बेटा में कौन आ गया? जौना खां। कौन है आपका? जौना खां। ये है जौना खां। तो दोनों प्रश्न याद रखना, गाजी मलिक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। जौना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों ने मिलकर ही किसकी नींव रखी? तुगलक वंश की नींव रखी। तुगलक वंश की क्या किए हैं? स्थापना किए हैं। तुगलक वंश की स्थापना किए, दोनों ने मिलकर। बाद में सब टाइटल है इनका, बेसिक पहले इतना समझो तुगलक वंश के बारे में। समझ में आ रहा है? प्रश्न यही से बने, सबसे लंबे समय तक बेसिक प्रश्न ये नहीं पूछेगा, पर आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता नहीं क्यों ये कहीं पर दिखा था, कहीं दिखा तो मैंने ऐड किया था कि आपको बताऊंगा करके। और टोटल हम मेन मतलब हमको 3 ही से है ना, जीवन पर्यंत 3 से ही प्रश्न बनेगा, पर व्यापम ने ये पूछा है, आप सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं मिलेगा। किसको? कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है। और ये प्रश्न तो कई बार मिला, गाजी मलिक कौन है तीनों में, जौना खां कौन है तीनों में, आपको पूछेगा। तो जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, गाजी मलिक मतलब, और ये कहां रहते थे, कहां का गवर्नर था? दीपालपुर। दीपालपुर का क्या था? गवर्नर था भाई पहले दीपाल, वहीं से ये उठ के क्या बन गया? शासक बन गया। और जौना खां जो है वो खुसरो शाह के अधीन थे, ठीक है? मलिक अपना ये, अरे वो आखुर, आमिर आखुर वाला पद पर थे, अस्तबल सेना में काम करते थे। बाद में फिर दोनों ने, बाप बेटों ने षड्यंत्र किया और इन्होंने तुगलक वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। तो अब तीनों को पढ़ना है बेटा, मेन तुगलक बस तक मेन है, बाकी आपका सैयद और लोदी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज तो खैर तुगलक को मैं पढ़ाऊंगा, तो गयासुद्दीन तुगलक और जाएगा आधा घंटा, तो अपन उसको नहीं करते, अपन उसको कल ही नया सिरे से एक साथ हम सबको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अभी एमसीक्यूज भी करना है, तो एमसीक्यूज भी करते हैं। चलिए, क्लियर है यहां तक? है ना? हाँ, टाइम हो जाता है बेटा, एमसीक्यूज को हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम होता है, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने का टेंशन आप मत लेना, जिस दिन आप बोलोगे मैं तुरंत खत्म बोल दूंगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं है। चलिए, आज क्या नया किए हैं आपके लिए हमारे आईटी वालों ने, मैं खुद, मेरे को सच में पता नहीं रहता ना, आप लोग को लग रहा होगा मेरे को नहीं, मैं नहीं बनाया हूं भाई, मैं कुछ नहीं बनाता हूं, जो करते हैं वही करते हैं। हाँ? चलिए समझते जाइएगा। ये देखिए, ठीक है, ये है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? खिलजी वंश का सुल्तान है, और 1296 से कब तक रहा है आपका? 1316 तक रहा है। 1296 में इन्होंने किसकी हत्या कर दी? अपने ससुर बोलो या चाचा बोलो, जलालुद्दीन खिलजी का। कहां पर बुलाकर? कड़ा मानिकपुरम। तो ये है आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? हाँ, ठीक है, एकदम माला वाला पहने हैं, बढ़िया, ठीक है? चलिए प्रश्न करते, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, स्क्रीन पर प्रश्न है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? चलिए, कथन 1 और कथन 2 दिया है, दोनों कथनों को पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं,
अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। ठीक। दूसरा कथन है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान चलाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, मतलब मध्यकालीन में, वही प्रश्न पूछ रहे हैं, मध्यकालीन में ये पहला सुल्तान था। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 में आपको कौन सा सत्य है कौन सा असत्य ये बताना है। ठीक है, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान चलाने वाला पहला सुल्तान, ठीक है, पहला सुल्तान था। ठीक है, हाँ, मतलब दिल्ली सल्तनत या सुल्तान बोलोगे तो सुल्तान में भी आ जाते, क्योंकि सुल्तान तो यही था पहला, बाकी तो कुछ सुल्तान टाइटल लिया नहीं था। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है ललिता बंजारे। चलिए बेटा बताइए। सी, दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो देखिए, मैंने पढ़ा था कि दक्षिण अभियान के मलिक काफूर के नेतृत्व में, और उनका उद्देश्य केवल क्या था, धन लूटना था, याद आ रहा है। और ये अभी तक सुल्तानों में ये प्रथम सुल्तान रहे हैं। इसके पहले अगर आप प्राचीन भारत में जाओगे तो एक बार समुद्रगुप्त ने चलाया है, लेकिन सुल्तानों में अभी तक कोई दक्षिण भारत की ओर नहीं गया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कथन 1 और कथन 2 में है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए सेना का विस्तार किया। ठीक है, कथन 2 है मंगोलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी सीमा तक सीमित था। ठीक है, 2 आपके कथन है, इसका आंसर देंगे आपका, ठीक है, अंजू साहू। चलो बेटा अंजू। केवल एक सत्य है। आपको पता है कि उन्होंने सेना में बहुत सारा परिवर्तन किया है, विस्तार किया, नगद दाग हुलिया विस्तार कर दिया, पूरा स्थायी सेना रखा, लेकिन मंगोलों का प्रभाव जो है उत्तर पश्चिमी सीमा तक था, वो भी सिंधु नदी इनकी सीमा थी दोनों के बीच में, तो दक्षिण में तो जाने वाला बात ही नहीं है। तो कथन केवल एक क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कथन 1 कथन 2, अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खां से संधि की थी, उसे युद्ध में, दूसरा कथन है उसे युद्ध में रुचि नहीं थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खां से संधि की थी, और दूसरा आपको बताना है उसे युद्ध में रुचि नहीं थी। 2 कथन है, इसका आंसर देंगे दीपिका। चलिए दीपिका बताइए। सर ये मैं कल का क्लास अटेंड नहीं की। कल तो संडे था, उसके पहले दिन का है। सर मैं उसी दिन की थी, मैं कल ही आई हूँ। अच्छा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देवव्रत बताइए। दोनों क्या है, असत्य है। भाई चंगेज खां वाला कॉन्सेप्ट ही मर गए हैं आदमी। ठीक है, इसके पहले भी बहराम शाह के समय देखे थे तायार खां, याद आ रहा है। तो चंगेज खां मंगोल के नेता थे, इल्तुतमिश के समय ये देखे थे, संधि वाली बात नहीं हुई थी, बस इंटरफेयर नहीं हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का चंगेज खां से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात युद्ध में, तो सबसे ज्यादा रुचि तो इसी में रखते थे। ठीक है, इसीलिए पूरा आपका युद्ध किए हैं, विजय अभियान चलाए हैं। तो दोनों कथन क्या है, असत्य है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा, किस युद्ध या अभियान में पद्मावती की कथा जुड़ी हुई है। ठीक है, किस युद्ध अभियान में पद्मावती की कथा जुड़ी हुई है, इसका आंसर देंगे आपका हर्षिता। चलिए बताइए बेटा हर्षिता। सी, बताया था चित्तौड़ अभियान, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह 1303 में, याद आ रहा है। और इसी को जीतकर खिजराबाद रखेगा नाम, याद आ रहा है ना। ठीक है, तो ये याद रखना, पद्मावत जो किताब है उसका वर्णन होगा शेर शाह सूरी के समय, तो ये मैंने आपको बताया था और बताऊंगा जब मुगल बादशाह आएगा तब। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर दूसरा अभियान किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान, दूसरा अभियान, दूसरा बात कर रहे हैं ना, किसने किया था, इसका आंसर देंगे आपका सुहानी। हाँ हाँ, वेरी गुड। दक्षिण अभियान, सीधा सीधा देवगिरी कहां है जी, दक्षिण में, और दक्षिण में कौन जाएगा, मलिक काफूर। ठीक है, याद आ रहा है, रामचंद्र देव। ठीक है, तो ये याद रखना, वेरी गुड। देखो बेटा, देखो ठीक है ना, परिस्थितियां आती है सबके जीवन में, क्लास छूटता है,
लेकिन हम हमेशा अपनी तैयारी को मजबूत करके रखें, क्योंकि हमको तो पता है अगले दिन सर पूछते ही है करके, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, है ना? ठीक है, एकदम ज्यादा इमरजेंसी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय बचता है तो आप एक बार जरूर देखें कि आज सर ने क्या पढ़ाया है, कैसे किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक तरफ पर्सन का नाम है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड चीजें हैं, आपको मैच करना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, आंसर देंगे अभी, पायल आंसर देगी इसका, पायल। जी सर। जो मालिक कफर जो है वो दक्षिण भारत का अभियान है, ए का फर्स्ट। हाँ, आमिर खुसरो जो है वो प्रसिद्ध कवि और लेखक है। सर ये चारों मैच है ऑलरेडी, 1 2 3 4 आंसर है इसका। तो थोड़ा ऊपर देते, इस मोर बदला है। जी सर, जलालुद्दीन जो है वो उनकी फादर इन लॉ है, और वो जो चित्तौड़ विजय है वो रानी पद्मिनी की जौहरनगा से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? तो ए का, हाँ पद्मिनी वही पद्मावती जी, ठीक है, ठीक, रामलाल रामू वैसा वाला है। तो ये 2 3 4, ठीक है, चारों मैच है। हमने देखा था मलिक काफूर कहां गए थे, दक्षिण भारत। अमीर खुसरो उनके दरबार के प्रसिद्ध कवि भी थे, लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे। बुक का नाम हमने पढ़ा है। ठीक है, खजाइनुल फुतूह बुक बताया हो कि नहीं बताया, उसमें बताया हो ना? ठीक है, जलालुद्दीन उनका क्या था, ससुर। ठीक है, अलाउद्दीन का क्या था, ससुर। और चित्तौड़ अभियान में मैंने बताया कि जौहर कर लेते कहानी। तो ए का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये सब घटना याद रखना है भाई, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। चलिए सुमेलित करना है, एक तरफ विजय अभियान है और दूसरे तरफ आपका ईयर दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है कि कौन सा ईयर, कौन सा आपका कैसे होगा। इसका आंसर आपका देंगी प्रियंका। चलिए बेटा, प्रियंका। नहीं सुन पा रहे हैं क्या प्रियंका? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमारे तक। चले हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मौका देते हैं, तब तक आप ठीक करिए। चलिए श्रेया बेटा बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा बताइए। सर इसका ऑप्शन आंसर ए होगा। ए होगा ना? हाँ, प्रियंका भी हालांकि आंसर दे दी थी, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चित्तौड़ अभियान 1303, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, गुजरात अभियान 99, गुजरात अभियान के बाद रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद देवगिरी, देवगिरी के बाद वारंगल, वारंगल के बाद होयसल, होयसल के बाद मदुरई। ठीक है, पूरा हम देखे थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर आप लोग सही दिए हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2। अलाउद्दीन खिलजी ने नई राजधानी सीरी को बसाई, वह मंगोलों को वहां बसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बसाई। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, आंसर देंगे कृष्णा पटेल। ठीक है, कृष्णा पटेल आंसर देंगे। हेलो, हाँ बताइए कृष्णा। सर इसका पहला सत्य है, कथन सत्य है, कथन दो गलत। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी के रूप में किसे सेटअप किया था, सीरी को, लेकिन वो मंगोलों से बचने के लिए था, मंगोलों को आपका सटल करने के लिए नहीं था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसके समय हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अपना पहले से जुगाड़ कर लिया। सीरी को क्या बनाई थी, राजधानी के रूप में, कभी भी आए तो मैं राजधानी को क्या कर सकूं, स्विच कर सकूं इधर से उधर। तो कथन क्या है आपका, एक सत्य है और दूसरा क्या है, गलत है। चलिए बहुत सुंदर, बढ़िया बेटा। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किन राज्यों ने अलाउद्दीन को कर देना स्वीकार किया, मतलब उसकी अधीनता स्वीकार की, मलिक काफूर को पैसा देना स्वीकार किया है? और इसका आंसर देंगे, ठीक है, कौन बच गया, प्रियंका। चलिए बेटा, आप अगर आवाज आ रही होगी, अगर आप बोल पाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा चलिए बताइए। आंसर नहीं पता है मुझे। बाकी का दिया मैंने, वो मैसेज किया था। तो इसका आंसर क्यों नहीं पता है? सर वो होयसल वाला पता है, और पांड्य भी थे, ये भी है, फर्स्ट वाला ही होना चाहिए। हाँ, तो होना यही है। ठीक है, यही है भाई, कल बताया था यादव यादव बोल के, इन लोग यादव है करके। काकती जान रहे वारंगल, होयसल द्वार समुद्र और पांड्य मदुरई, ये तो थे। अब जो नहीं थे, बनारस हम गए ही नहीं है,
ठीक है, पाल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, विजयनगर अभी आया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, सोचना है भाई, घबराना नहीं है, व्यापम पैटर्न है ये। ठीक ठीक है, चलिए कथन 1 और कथन 2। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक विशेष खुफिया तंत्र की स्थापना की। कथन, उसे अमीरों और अधिकारियों पर संदेह था। कौन? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, खुफिया तंत्र का मतलब है बरीदे मुमालिक, गुप्तचर व्यवस्था। और सिंपल सी बात है कि उन्हें अमीरों पर और भाई अधिकारी भी तो भ्रष्टाचार कर सकता है ना, और अमीर तो करते ही थे, उनके लिए तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किए थे। तो दोनों कथन क्या है आपका? सत्य है। वेरी गुड। 100 सुनार का तो एक लोहार का बोले दीपक, दीपिका सॉरी। ठीक है, आखिरी वाला मैं बताऊंगी सर, खतरनाक वाला, मैं छोटा मोटा नहीं बताती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए अब। ठीक है, अब इधर आपका रिवाइज कर लो भाई, आज क्या क्या है आपके खजाने में। ठीक है, पटेल सर के खजाने से क्या क्या निकल रहा है। चलिए क्या है पहचानिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ भाई, है ना, बाद में डिस्क्राइब भले कर दूंगा, अभी देख लो फोटो अच्छे से देख लो। ठीक है, बॉयस लोगों को ऐसी जगहों की जरूरत पड़ सकती है भाई, दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए। ए देख, ए देख, ए देख, ये है सीरी का किला। ये उस अवस्था में नहीं है, ठीक है, जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये है सीरी का किला। ठीक, दोनों उसी का फोटो था। ठीक है, दोनों उसी का फोटो है बेटा। ठीक है, हाँ दोनों साइड से लिया गया, हमारे कैमरामैन पहुंचे थे वहां। चलिए ये देखिए। ठीक है, ये है अलाई दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? अलाई दरवाजा। ठीक है, दिख रहा है सबको अलाई दरवाजा? ठीक, चलिए यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, हम जब आपका सल्तनत कालीन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जनरली लाल बलुआ पत्थर जितने भी आप देखोगे ना, अधिकतर मुगल कालीन जो आपके आर्किटेक्चर है या मुस्लिम लोगों आर्किटेक्चर है, वो लाल बलुआ पत्थर का ही ज्यादातर प्रयोग करेंगे, है ना। अशोक के कालीन में भी हमने देखा था, यहाँ पर भी उन लोग उसी तरीके से लाल किला वगैरह सब इसी से बनेगा। ठीक है, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर ज्यादा यूज करेंगे, है ना। मुगल के समय आपका मार्बल्स वगैरह ज्यादा यूज होगा। ठीक है, हाँ देख के ही पहचान जाओगे। ठीक है, कौन है क्या है? तो ये है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बैठे हुए हैं भाई, है ना, छोटे हैं मत सोचना। और वो कौन है आपका? अमीर खुसरो। ठीक है, इनके गुरु हैं, दोनों सूफी संत है। ठीक है, ये भी सूफी धर्म ये मानते थे, संत प्रमुख संत ये है, और दोनों के विचार इनसे काफी प्रभावित थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के जाने माने, है ना, ऐसा बोलते थे कि ये 7 सुल्तानों का दोनों ने कार्यकाल देखा है, और ये दाढ़ी की वजह से ज्यादा चमक रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना, है ना। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज समझा कि ऐसा बोलते थे कि इनमें ये जो पर्सन है, ये जो पर्सनालिटी, ये भविष्य भी देख सकते थे। आगे अभी हम पढ़ेंगे, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी के लिए उन्होंने एक बात कही थी, दिल्ली अभी दूर है। तो ये कोटेशन आपने इतिहास में कहीं भी सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है, ये कोटेशन इन्हीं का है, और उसके बाद जीएसटी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये निजामुद्दीन औलिया, और ये कौन है? अमीर खुसरो। पढ़े थे इटावा 1253, याद आ रहा है? ठीक है, तुगलकनामा, संगीत, ख्याल गायकी, सितार, तबला, ये सब ये क्या है आपका? फाउंडर है। चलिए ठीक, ये है अपना, ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, मतलब टेलीग्राम वाला फोटो है ये, अभी जो दिखाया था वो दूसरा था, ये स्कूल वाला था, ये टेलीग्राम का है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो ये है अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद इनकी बुक का नाम है तुगलकनामा, एक पढ़े थे, खजाइनुल फुतूह। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? ठीक है, नूह सिपेहर। ठीक है, इधर से देख लो ऐसे, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, और क्या है आपका? नूर सिपेहर, आशिकी। ठीक है, लैला मजनू, और एक याद रखना, तूती ए हिंद। ठीक है, बुक रिमाइंड कर लो एक बार। ठीक है, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, नूह सिपेहर, आशिकी, लैला मजनू, तूती ए हिंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये है अमीर खुसरो की तूती ए हिंद। ठीक है, ये कुछ है ना, लैला मजनू की कुछ पेंटिंग्स आप देखिए। ठीक है, लैला मजनू। ठीक है,
तुगलकनामा है, ठीक है, ये खजाइनुल फुतू है, ठीक है, चाहे तो आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये देख बेटा, अन्य नाम लिखा है तारीख अलाई, इससे ये भी जानो, ठीक है, ये जो खजाइनुल फुतू है उसको क्या बोलते हैं, तारीख अलाई। कभी इस नाम से भी प्रश्न पूछेगा तो ध्यान रखना, तारीख अलाई। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आपका माइंड क्या करो, जरूरी नहीं है ये सब क्लास में पढ़ाया जा सके, ये सब चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। और धन्यवाद देता हूं मैं खुद आईटी डिपार्टमेंट को, इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है जो चीजों को इस तरीके से ग्राफिक फॉर्म में आपका रिवीजन कराने का प्रयास करें, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख गुलाम कौन है, मलिक काफूर, और इन्हें क्या कहते थे, 1000 दिनारी। कहां से खरीदे थे इनको, गुजरात अभियान के गुजरात में एक बाजार है वहां पर आपका खरीदे थे, और वहां पर गुलामों की खरीदी बिक्री हो रही थी, तो नुसरत खान ने खरीद कर इनको खिलजी को गिफ्ट किया था गुजरात विजय अभियान के जीत के उपलक्ष्य में। तो ये आपको याद रखना, ये है दक्षिण अभियान के जाने माने सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, मलिक काफूर, ठीक है। अब हमने एक डायग्राम में आपको हमने बताया था कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, कहां से, दिल्ली से उनकी कार्यकाल शुरू हुई। सबसे पहले कहां गए, गुजरात पर 1299 में, फिर वहां से कहां गए, ठीक है, रणथंभौर गए थे, ठीक है, उसके बाद कहां गए, चित्तौड़, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बेटा, है ना, चित्तौड़ ऊपर आएगा कोई दिक्कत नहीं है, चित्तौड़ यहां पर, चित्तौड़ ऊपर आएगा, यहां पर रणथंभौर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा होता है बनाने में हो जाता है। ये है मालवा 1305, मालवा से कहां गए, देवगिरी, ठीक है, 1307, देवगिरी से कहां गए हैं आपका, वारंगल, काकती, याद आ रहा है, यहीं पर मैंने सोने की जंजीर वाली कहानी आपको बताई थी, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना होयसल, ठीक है, द्वार समुद्र, और उसके बाद मदुरई में इंटरफेयर किए थे पांड्य बंधुओं के बीच में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बार देख लो, सेटअप कर लो, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा सा हो गया है बनाते बनाते। 1301 में बस रणथंभौर है, और 1303 में क्या है, चित्तौड़ अभियान, ठीक है। सेट हो जा रहा है दिमाग में, रिमाइंड हो रहा है जी, रिकॉल हो रहा है, हाँ चलिए। ये देखो, ये है आपका, ठीक है, ये आपका जो बैठे हैं, ये है आपका कौन, प्रताप रुद्रदेव, और ये उनकी मूर्ति बना के सोने की जंजीर से दे दिए, सोने की, किसको, मलिक काफूर को। साथ हाथ में क्या दे रहे हैं, कोहिनूर का हीरा। ये अपन कल देखे थे, देख लो एक बार, ठीक है, बाद में ऐसा कुछ समस्या नहीं होना चाहिए किसको कौन दे रहा है, ठीक है, ठीक। 1309 काकती शासक रुद्र प्रताप देव का अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण, ठीक है, ठीक है, सरेंडर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना आज का था जितना हम कल पढ़े थे लगभग, ठीक है, और हम और मिलेंगे नया क्लास। चलिए, आज का आपके लिए मोटिवेशनल लाइन है, जो थकते नहीं वही मंजिल तक जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, जो थकते नहीं वही मंजिल तक जाते हैं, जो खुद से लड़ते हैं वही जीत पाते हैं, ठीक है। रोज बढ़ते रहो नए विश्वास के साथ, क्योंकि हर दिन की शुरुआत है पटेल सर क्लासेस के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, ये जीवन में भी उतरना चाहिए, थकना नहीं है, तब तक नहीं थकना है जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, समझ में आ रहा है। तो आपका विश्वास हम पर रहे, ठीक है, और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जान लड़ा देंगे, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं कल एक और अच्छे क्लास के साथ, ठीक है, फिर से बढ़ेंगे आगे की ओर, क्या हुआ कैसे हुआ आगे की कहानी को जानेंगे, और जितना आपके लिए हो सके हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है।